डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं पीयूष कुमार त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल SCS EDU पॉइंट पर। तो बोर्ड एग्जाम कैप्सूल श्रृंखला के तहत मैं आपके सामने एक बार फिर से 2020 के अनसॉल्व पेपर का हल लेकर हाजिर हूं, जिसमें आज हम लोग सेट नंबर 1 को समाप्त करने वाले हैं। जो आपका सेट नंबर 1 है, मैं यहाँ पे आपको अरिहंत अनसॉल्व पेपर से सॉल्व करा रहा हूँ। और अगर आपके पास कोई दूसरा अनसॉल्व पेपर होगा तो हो सकता है अलग हो, परंतु अगर आप सेट ध्यान में रखेंगे तो आप आराम से पकड़ लेंगे कि कौन सा सेट मैं सॉल्व करा रहा हूँ। तो सेट है आपका 347 WA, ठीक है ना। ये बात को आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। चलिए बिना देर किए हुए हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि आज की क्लास का आपका सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? लिखा हुआ है कि भैया आपको एक रासायनिक क्रिया करानी है, उसका अर्ध आयुकाल 60 मिनट दिया गया है, देखेंगे आप यहाँ पे। और आपको कितने समय में बताना है कि यह अभिक्रिया 90% पूरी हो जाएगी। परंतु उससे पहले आप ऊपर के सवाल को पढ़िए और आप ध्यान दीजिए कि क्या लिखा हुआ है। ऊपर के सवाल में लिखा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 4 प्रमुख अभिलक्षण लिखिए। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सवाल तो आप लोग बहुत लगा चुके हैं लेकिन लक्षण आपने अभी किसी भी सेट में लिखा नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि इसके लक्षण आपको लिखने कैसे हैं। तो सबसे पहला तो आप यही लिखेंगे, पहला अभिलक्षण, कि यह निम्नलिखित समीकरण का पालन करती है। यह निम्नलिखित समीकरण का पालन करती है, ठीक है ना। उसके बाद आप उसी समीकरण को लिख दीजिएगा। T बराबर 2.303 बट्टे के log बेस 10 A/A-x हो जाएगा ना। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो ये आपका हो जाएगा काम, पहला आपका हो गया अभिलक्षण। फिर जब आप दूसरा अभिलक्षण लिखने जाएंगे तो दूसरा अभिलक्षण ये लिख दीजिएगा कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया अभिकारक की सांद्रता के 1 घात के अनुक्रमानुपाती होती है। 1 मिनट रुक जाइए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग लिखेंगे। अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के 1 घात के अनुक्रमानुपाती होता है। 1 घात के अनुक्रमानुपाती होता है। ध्यान दीजिएगा, राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ है, इसीलिए आप लोग समझ लीजिएगा इस बात को। 1 घात के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है ना, याद रखिए। और ये लिख सकते हैं आप लोग ऐसे, वेग R अनुक्रमानुपाती अभिकारक, बड़े कोष्ठक में जब भी आप अभिकारक को लिखेंगे तो इसका मतलब है उसकी सांद्रता, वो भी किसके पदों में? मोलरता के पदों में। किसके पदों में? मोलरता। और यहाँ पे आप लिख दीजिएगा 1 घात। बस ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे, तीसरा पॉइंट, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कभी समाप्त नहीं होती है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया कभी समाप्त नहीं होती है। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। इसलिए जब आप सवाल लगा रहे होंगे तो आपने कभी भी उसमें 100% नहीं देखा होगा, ठीक है। आपने 99.99 तक देख लिया होगा, परंतु 100% आपने नहीं देखा होगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, याद रख लीजिएगा। चलिए उसके बाद चौथा अभिलक्षण लिख लीजिएगा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता को n गुना कर देने पर वेग भी n गुना बढ़ जाता है। वेग भी n गुना बढ़ जाता है, ठीक है ना। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा।
वेग भी n गुना आपका बढ़ जाता है। तो हो गया ना 4 अभिलक्षण आपके। पांचवा भी आपको लिखना होगा तो लिख सकते हैं इसके वेग स्थिरांक का मात्रक, वेग स्थिरांक का मात्रक, वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है जी, सेकंड इनवर्स होता है। वेग स्थिरांक का मात्रक सेकंड इनवर्स होता है। परंतु जो वेग का मात्रक होता है ये भी आप उसमें बढ़ा सकते हैं, नहीं बढ़ाएंगे तो भी कोई बात नहीं है। वेग का मात्रक आप बढ़ा सकते हैं मोल प्रति लीटर सेकंड, मोल प्रति लीटर। लेकिन अगर आप लीटर को ऊपर लेके चले जाते हैं तो लीटर पे हो जाएगा -1 और सेकंड भी ऊपर चला जाएगा तो उस पर हो जाएगा -1। ठीक है ना, सेकंड पे -1, मोल लीटर पे -1, सेकंड पे -1, इंटू लगाइएगा तब बीच में। ठीक है, ये हो गया आपका अभिलक्षण। अब आप आ जाइए सवाल पे, देख लीजिए जरा। सवाल लिखा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल 60 मिनट है। तो ऐसे लिखेंगे आप, दिया है अर्ध आयु, अर्ध आयु बराबर 60 मिनट। ठीक है, ध्यान में रखिएगा आप लोग इस बात को। तो अर्ध आयु को आप प्रदर्शित किससे करेंगे, t½ से। तो चूंकि t½ बराबर एक आपको फॉर्मूला मालूम है प्रथम कोटि के लिए 0.693/k, केवल किसके लिए है ये, प्रथम कोटि के लिए है, याद रखिएगा, प्रथम कोटि के लिए। ठीक, चलिए, तो k बराबर अगर आप निकालेंगे तो 0.693/t²। ठीक है, तो ये आ गया आपका 0.693/60, सेकंड पे -1। ये आपको k की वैल्यू आ गई। भाग मत दीजिएगा, बाद में बताऊंगा क्यों भाग नहीं दिया हमने। ठीक है ना, चलिए। अब भैया आपसे बोल रहा है कि ये कितने सेकंड में 90% पूरी होगी। देखिए पूर्ण होने का दिया, पूर्ण होने का, इसका मतलब ये दिया क्या है। तो अब सेकंड शर्त पे आप आइएगा। सेकंड शर्त, आपको प्रारंभिक सांद्रता तो कुछ मालूम है नहीं, तो प्रारंभिक सांद्रता को भैया a मान लीजिए, खाली क्या मान लीजिए, a। आगे लिखिएगा चूंकि 90% पूर्ण होती है, 90% पूर्ण होती है। देखिए जैसे पूर्ण लिख दियागा ना, यक्स होगा, क्या होगा जी, x होगा। तो यक्स बराबर किसका 90%, जो a था उसी का 90%। तो a का मतलब गुणा 90/100 हो जाएगा, 0 से 0 आपका कट जाएगा और ये आ जाएगा 9/10। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू आई है, यक्स की। परंतु अभी देखिए मैंने पीछे आपका एक फॉर्मूला लिखा हुआ था, यहाँ पे कहाँ गया, शुरू में लिखा था क्या मैंने, हाँ यहाँ पे देखिए शुरू में, ये देखिए यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला लिखा था, इसमें आपको a - x चाहिए था नीचे ना, इसीलिए आप यहाँ पे आप निकालिए a - x। क्या निकालिए आप, a - x। कैसे निकालेंगे, a में से 9a/10 को आप घटा देंगे। तो जैसे ही आप 9a/10 को घटाएंगे तुरंत ही 10 लौसा लेंगे तो इसमें हो जाएगा 10a - 9a। तो कितना बचेगा, 1a/10। किसके बराबर आ गया आपका, a - x के बराबर आ गया। तो मतलब a - x बराबर हमको फॉर्मूला मिल गया, फॉर्मूला क्या, वैल्यू मिल गई a/10। अब हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब t बराबर लगाइए। क्यों t बराबर आप लगाएंगे, देखिए आपसे पूछ रहा है कि कितने समय में, यहाँ देखिए कितने समय में लिखा हुआ ना, कितने समय में पूछ रहा है, तो समय मतलब t निकालना है। तो पहली शर्त देखिए, जब भी मैं आपको बात बता दूं इस तरह के सवाल को मैं एक बार चर्चा कर लेता हूँ, वैसे पिछले स्टेप में मैं चर्चा कर चुका हूँ इसकी। जब भी इस टाइप के सवाल आते हैं आपसे तो पहला शर्त देखिए, पहला पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है, तो दो शर्तें हमेशा सवाल में रहेंगी। पहली शर्त से आप k निकालिएगा और दूसरी शर्त से आप t निकालिएगा। ये बात को दिमाग में बैठा लीजिए, सवाल आपका हमेशा हल हो जाएगा। देखिए पहली शर्त से मैंने यहाँ पे k निकाला है और मैं अब दूसरी शर्त से t निकालने जा रहा हूँ। क्या निकालने जा रहा हूँ, t। तो देखिए अब मैं यहाँ पे t निकालने वाला हूँ। क्या निकालने वाला हूँ, t। ध्यान से आप देखते जाइएगा, आराम से सवाल लग जाएगा। तो 2.303/k और log बेस 10 a/a-x। सारी वैल्यूज रखते जाइए, आपके डाउट सारे क्लियर अपने आप हो जाएंगे। देखिए 2.303 ये वैल्यू आपको मिला था 693
अपॉन 60, ठीक है ना, इंटू लॉग बेस 10 ए की वैल्यू ए ही है, अपॉन जो a माइनस एक्स है उसको आप लिख सकते हैं a अपॉन 10। तो ये तो हो गया भैया ख़त्म। और देखिए आपका नीचे वाला चला जाता है ऊपर, तो ये हो जाता है, ये आपका हो जाता है 2.303 इंटू 60 अपॉन आ गया 0.693 इंटू लॉग बेस 10 और नीचे वाला 10 ऊपर चला गया तो केवल बचा 10। और मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पे जो आप 0.693 प्राप्त करते हैं, जब आपने अर्ध आयु का फॉर्मूला प्रूफ किया होगा तो ये आपको मिला था 2.303 इंटू 0.3010 पे, ठीक है ना, इसी का मल्टीप्लाई करने पे मिला होगा। तो क्यों ना हम यहाँ पे डायरेक्ट रख दें, भाग हमारा आसान हो जाएगा जी, ज़्यादा भाग नहीं करना पड़ेगा, दिमाग लगाया करिए आप लोग, प्रेजेंस ऑफ माइंड। 2.303 इंटू क्या होगा 60 अपॉन 2.303 इंटू 0.310। तो देखिए वैल्यू काट दीजिए आप, वैल्यू काट दीजिए, क्या होगा, इससे ये कट गया, आपको मिल गया 60 अपॉन, मैं पूरा छोड़ देता हूँ, केवल 0.3 करता हूँ, और वहाँ पे लॉग बेस 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी, इसलिए ख़त्म मामला उसका। यहाँ पे आप 10 की मल्टीप्लाई करा लीजिए, हो जाएगा, तो 600 अपॉन 3 बचेगा, तो आपको कट जाएगा 200 बार में, मतलब 200 सेकेंड नहीं, 200 सेकेंड नहीं, 200 मिनट आ जाएंगे, ये आपका टाइम लगेगा, मतलब 90% समाप्त होने पे जो आपका टाइम है टी, इसकी वैल्यू लगेगी 200 मिनट्स, हो जाएगा। तो ये आपका सवाल होगा, और आप ये बात को समझिए, जब आपको इस टाइप का मिले ना यहाँ पे, तो आप ऐसे ही किया करिए, आपका भाग आसान हो जाएगा, बहुत आसान, और आप आराम से आंसर पा जाएंगे, ठीक है ना, ये बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल भैया आपके सामने दिख रहा है कि लिगेंड क्या है, लिगेंड क्या है, तो आप इसी की बात करिए कि लिगेंड क्या है, लिगेंड भैया कहाँ है। तो पहले हम लोग लिगेंड की चर्चा करते हैं, तो आप पहले इसकी परिभाषा लीजिए, फिर मैं बात करता हूँ। लिखिए, किसी जटिल आयन में वह परमाणु अणु या आयन, वह परमाणु अणु या आयन, वह परमाणु, ध्यान दीजिएगा, वह परमाणु अणु या आयन जो 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 केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ पूरा मैं नहीं लिख रहा हूँ, पूरा आप सुन के लिखते जाइएगा, उपसहसंयोजी बंध में, ध्यान दीजिएगा, उपसहसंयोजी बंध में दाता का कार्य करता है। किसका कार्य करता है जी, दाता का कार्य करता है, क्या कहलाता है, लिगेंड कहलाता है। तो सुनिएगा ध्यान से, देखिए, जटिल आयन में वह परमाणु या अणु या आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ उपसहसंयोजी बंध में दाता का कार्य करता है, क्या कहलाता है, लिगेंड कहलाता है। क्या कहलाता है, लिगेंड कहलाता है, ठीक है। और जो लिगेंड उपसहसंयोजी बंध बनाता है, उस बात को उसकी दंतता कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी, दंतता। तो इस आधार पर कई प्रकार के लिगेंड होते हैं, जिसमें से आपको एक दंती और यहाँ पे द्विदंती की व्याख्या करनी है, ठीक। तो आप लोग एक दंती और द्विदंती लिखिएगा। क्या लिखेंगे, लिखिए, ऐसे लिगेंड जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ केवल एक उपसहसंयोजी बंध बना सकते हैं, केवल एक उपसहसंयोजी बंध बना सकते हैं, क्या कहलाते हैं, एक दंती लिगेंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं जी, एक दंती लिगेंड कहलाते हैं, ठीक है। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा, जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ
केवल एक उपसहसंयोजी बंध बनाते हैं, याद रखिएगा, एक उपसहसंयोजी बंध बनाते हैं, एक दंती लिगैंड कहलाते हैं। ठीक है, और ऐसे लिगैंड, रुकिए, एक दंती की परिभाषा भी देख लीजिए, उदाहरण भी देख लीजिए। जैसे लगभग लिगैंड हमारे एक दंती होते हैं, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, SO4 पे 2 माइनस। ठीक है, ये सब के सब लोग एक दंती लिगैंड ही हैं। NO2 पे माइनस, ये सब के सब एक दंती लिगैंड ही हैं। ठीक है, ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा। अब एक उदाहरण पूरा बना के दिखा दिया जाए, तो आप इसको बना लीजिएगा NiCl4, इसके ऊपर 2 माइनस, तो इसमें बीच में आप लिखिएगा Ni और चारों तरफ आप लिख दीजिएगा Cl। क्या लिख दीजिएगा? Cl। ये हो गई आपकी संरचना, और टोटल के ऊपर 2 माइनस। इसमें जो आपके भैया Cl हैं, Cl देखिए, Cl ने तीर दी हुई है निकिल को, मतलब Cl लिगैंड, इस Cl ने भी दिया, इसने भी दिया, इसने भी दिया, चारों लिगैंड, और इसने लिया इसलिए केंद्रीय धातु परमाणु, इसने लिया इसलिए केंद्रीय धातु परमाणु। ये बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए फिर द्विदंती का देख लीजिए परिभाषा, लिखिए, ऐसे लिगैंड जो एक केंद्रीय धातु परमाणु के साथ, दो उपसहसंयोजी बंध बनाते हैं। क्या बनाते हैं? दो उपसहसंयोजी बंध बनाते हैं। क्या कहलाते हैं? द्विदंती लिगैंड कहलाते हैं। मतलब इनका 2 दांत होता है जी, 2 दांत, याद रखिएगा। और 2 का मतलब ये नहीं कि मतलब एक इंच से बनाए तो एक इंच से, नहीं, इन्हीं से 2 बनाएंगे, इन्हीं से। ठीक है ना। जैसे आप लिखिएगा एथिलीन डाइएमीन, हो गया। इसको और बोलते हैं एथेन 1,2 डाइएमीन, ये भी बोलते हैं। और इसको शॉर्ट फॉर्म में आपको EN लिखा जाता है। और इसकी संरचना जो होती है कुछ इस तरह से बनती है, CH2 CH2 NH2 और NH2। इसमें जो भैया N आपके होते हैं, इनके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, यही दाता का काम करते हैं। इसका मतलब 2 बंध बना सकते हैं ये। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद उदाहरण इसका देख लीजिए, तो उदाहरण इसका देख लेंगे तो NiEN ट्वाइस, और इसके ऊपर आप लिख दीजिएगा 2+। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। तो कैसे बनाएंगे, देखिए Ni, यहाँ पे आपका EN लिखिए, निकिल 4 बनाता है उपसहसंयोजी बंध, तो इसमें से एक EN अकेले दोनों बनाएगा। मतलब देखिए, इसको ऐसे दिखाइएगा, इसको ऐसे दिखाइएगा, इसको ऐसे दिखाइएगा, इसको ऐसे दिखाइएगा। ठीक है, तो ये इसकी संरचना हो जाएगी, और इसके ऊपर 2+ हो जाएगा। एक चीज़ और समझिए, यहाँ पे देखिए टोटल ऐसे बंध चक्र के जैसा बन गया ना, बंध चक्र के जैसा बन गया, इसीलिए इस यौगिक को हम कीलेट कहेंगे। क्या कहेंगे? कीलेट संकुल कहेंगे। मैं यहीं पे आपको ये भी बता दे रहा हूँ। तो कीलेट संकुल आप क्या परिभाषा बताएंगे? जब बहुदंती लिगैंड केंद्रीय धातु परमाणु के साथ एक से अधिक उपसहसंयोजी बंध बनाता है, जैसे इसमें देखिए EN ने 2 बनाया हुआ है, बनाया कि नहीं बनाया, तो एक बंध चक्र बन जाता है, जिसे कीलेट कहते हैं। और ऐसा यौगिक कीलेट संकुल कहलाता है। हो जाएगा ना, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो एक दंती और द्विदंती की परिभाषा हो गई आपकी, उदाहरण भी हो गए। अब जरा इनका नाम देख लीजिए आप लोग। नाम देखिए भैया, लिखा हुआ है FeH2O6, 12वां लिख दिए हैं Cl5। ऐसा लगता है अपने मौसी के यहाँ से लेके आए हैं Cl5। ये हैं, इनका लगता है मौसी इनको दी थी, भैया ले जाओ Cl5 तुम। ऐसे थोड़ी ना Cl5 हो जाता है। अरे Fe3+ तक बनाता है, कैसे Cl5 हो जाएगा जी? तो मैं आपको यहाँ पे क्रॉस चेक सही करा देता हूँ, ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे या तो Cl में 2 हो सकता है, या तो Cl में 3 हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो मैंने कर दिया 3। अब देखिए इसका नाम कैसे लिखेंगे। इसमें बड़ा कोष्ठक पहले है ना, और ये बाद में है, तो काउंटर आयन का नाम बाद में ही लिखा जाएगा। ठीक, जो बड़ा कोष्ठक है पहले इसका नाम लिखिए। इस बड़े कोष्ठक का भी नाम लिखते समय
मैंने आपको बताया ये जो आपका केंद्रीय धातु परमाणु है, अभी इसको छोड़िए, ये लिगेंड है, पहले इसको लिखिए। 6 के लिए आप लिखेंगे हेक्सा। क्या लिखेंगे जी? हेक्सा। H2O के लिए आप लिखते हैं एक्वा। ठीक है, हो गया। अभी Fe का नाम लिखेंगे। Fe का नाम आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताइए ज़रा। Fe का नाम यहाँ पे आप आयरन लिखेंगे, क्योंकि जब बड़का कोष्ठक पहले लिखा रहेगा तो उसका साधारण नाम लिखते हैं आयरन, लेकिन जब बड़का कोष्ठक बाद में होता, इधर साइड में होता, तब इसका नाम फेरेट लिखते। क्या लिखते? फेरेट। और फिर कोष्ठक में आप इसकी ऑक्सीकरण संख्या बताएंगे और बाद में इसको क्लोराइड लिख देंगे। ट्राई क्लोराइड लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने आप को वो बैलेंस कर लेगा आवेश के अनुसार। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। अब जरा देखिए यहाँ पे हेक्सा एक्वा आयरन, और यहाँ पे आप इसकी ऑक्सीकरण संख्या बताइए कि होगा क्या। देखिए, अगर आप Fe का यक्स मानते हैं तो H2O यौगिक है उसका 0 हो जाएगा, और Cl का हो जाएगा 3 गुणे -1 और टोटल के बराबर 0। तो आपका बचा यक्स -3 बराबर 0, तो यक्स बराबर क्या आ गया? +3 आ गया, मतलब रोमन अंक में यहाँ पे आप 3 लिख देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा हेक्सा एक्वा आयरन थर्ड क्लोराइड। ठीक है ना, ये ध्यान में रखिए। फिर देखिए K4FeCN6 का लिख लिया जाए। K4FeCN6, तो पहले इसमें भी आप Fe का निकाल लीजिए ऑक्सीकरण संख्या। तो पहले देखिए इसका 4 गुणे पोटेशियम का +1 लिख दीजिएगा, प्लस Fe का नीचे लिखेंगे यक्स, और Cn 6 ठो है तो 6 गुणे Cn का हो गया भैया -1 बराबर हो गया 0। ये आया आपका +4 प्लस यक्स -6 बराबर 0, घट जाएगा तो यक्स -2 बराबर 0, तो यक्स बराबर क्या आ गया? 2। नाम लिखिए। पहले देखिए ये आप पहले आ गया, बड़का कोष्ठक बाद में गया। देखिए यहीं से मैंने दोनों आपको समझा दिया है अब कि बड़ा कोष्ठक जब पहले था, आपका कहाँ भाग गया जी? बड़ा कोष्ठक देखिए जब भैया आपका पहले था, यहाँ पे देखिए बड़ा कोष्ठक पहले था ना, तो इसका नाम आपने लिखा आयरन। क्या लिखा? आयरन। और इसमें देखिएगा आप, अब आपका बड़ा कोष्ठक बाद में है, तब देखिए अभी हम आयरन का नाम क्या लिखते हैं। ठीक है, तो पहले इसमें बड़ा कोष्ठक नहीं है, ये आपका काउंटर आयन पहले आ गया ना, बाहर वाला, तो पहले आप उसी का नाम लिखिए। पहले आप उसी का नाम लिखिए। क्या नाम लिखिए? के का नाम पोटेशियम। गिनती लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो अपने आप को बैलेंस करेगा। पोटेशियम लिख दीजिए, थोड़ी जगह छोड़िएगा। अब इसमें Fe का नाम पहले लिखेंगे, Cn का। Cn बाद वाले जितने भी होते हैं सब लिगेंड होते हैं, पहले वाला केंद्रीय धातु परमाणु, इसका नाम नहीं लिखना है, इसका नाम लिखिए हेक्सा। क्या लिखेंगे आप? हेक्सा साइनाइडो, हेक्सा साइनाइडो। और Fe का नाम इस बार देखिए आप क्या लिखने वाले हैं? Fe का नाम लिखने वाले हैं फेरेट। क्या लिखेंगे? फेरेट। और यहाँ पे कोष्ठक में रोमन अंक से सेकंड। तो देखिए खेला क्या हुआ, वहाँ भी Fe था परंतु आयरन लिखा गया, यहाँ भी Fe था, यहाँ भी Fe था, परंतु क्या लिखा गया? फेरेट लिखा गया। समझ में आया कि नहीं आपको खेल इसका? ध्यान दीजिएगा, बड़ा कोष्ठक अगर बाद में है तो 8 लगा के लिखिएगा, और छोटा को, ये बड़ा कोष्ठक अगर पहले है तो आप उसको साधारण नाम से लिखिएगा। हो जाएगा ना? समझ जाएंगे कि नहीं समझ जाएंगे अब? और सबसे पहले ऑक्सीकरण संख्या निकालना जरूरी है, जैसे यहाँ पे मैंने विधिवत आपको निकाल के बताया है। यहाँ देखिए मैंने आपको निकाल के बताया ना इसको, तो ऑक्सीकरण संख्या इस तरह से निकालना जरूरी है, क्योंकि रोमन अंक में देखिए ऑक्सीकरण संख्या लिख रहे हैं नहीं लिख रहे हैं, वो भी किसकी? केंद्रीय धातु परमाणु की। हो जाएगा ना? ये बात को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए अब आए, हम लोग चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए अब आता है भैया आपका क्लोरोबेंजीन और एनिलीन से फिनॉल का विरेचन कीजिए। कल मैंने आपको अभी कराया था एनिलीन से फिनॉल, कल की क्लास में, तो आज मैं आपको बताने वाला नहीं हूँ। ठीक है ना? मैं क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाता हूँ। क्लोरोबेंजीन से फिनॉल आप बताइए किस रिएक्शन से बनेगा? मैं 10 बार आपको बना चुका हूँ। C6H5Cl, इसका NaOH से क्रिया कराएंगे। कौन सी अभिक्रिया? डाव अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया होगी जी? डाव अभिक्रिया होगी। ठीक है, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। डाव अभिक्रिया क्या होती है बताइए तो जरा? उच्च ताप और उच्च दाब पर, उच्च ताप और उच्च दाब पर किससे क्रिया होती है? NaOH से क्रिया होती है। तो अगर आपको ताप दाब नहीं मालूम चलता है तो आप ऐसे लिख दीजिएगा, उच्च ताप और उच्च दाब। मैं आपको ये तरीका बता रहा हूँ, ध्यान में रख लीजिएगा आप लोग इस बात को। बाकी अगर आपको याद है तो आप ताप दाब जरूर लिखिएगा, क्योंकि उससे फ़ायदा रहता है। ठीक है, और अगर नहीं याद है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, नहीं याद हो रहा है तो आप सीधा सीधा एक ही काम करिएगा। क्या करिएगा कि आप उच्च ताप दाब लिख के छोड़ दीजिएगा, हो जाएगा आपका काम खत्म। ठीक है ना, ये ध्यान में रखिए। उसके बाद आपका जो OH है वो यहाँ पे चला आएगा और Cl और N भाग जाएंगे, तो C6H5OH और प्लस आपका क्या बन गया? NaCl, ये हो गया। फिर एनिलीन से फिनॉल करिए।
एनिलीन से फिनॉल करिएगा आप लोग। तो एनिलीन से फिनॉल C6H5NH2 एनिलीन हो गया। और एनिलीन से फिनॉल आपने कैसे बनाया हुआ था, आप इसकी क्रिया करा दीजिए HNO2 से। कितने डिग्री सेल्सियस ताप पर? 10 डिग्री। और ये आपको HNO2 मिला कहाँ से था? NaNO2/HCl से मिला हुआ था। और आपका देखिए यहाँ पे बन जाता है C6H5OH और प्लस आपका निकलता है N2 और प्लस निकलता है H2O। हो जाएगा ना, ये रिएक्शन होता है आपका। तो दोनों मैंने आपको बता दिया, लीजिए। कल भी मैंने बताया था, आज भी मैंने आपको बता दिया। फिर कह रहा भैया फिनाल के अम्लीय लक्षण को स्पष्ट कीजिए। तो आप यही कहेंगे अम्लीय लक्षण में, मैं आपको पीछे बता चुका हूँ फिनाल का अम्लीय गुण। वहाँ से जाइएगा, आप देखिएगा। आप लिखेंगे कि चूँकि, मैं केवल एक संरचना बना के उसी से समझाऊंगा आपको। चूँकि फिनॉल में ऑक्सीजन के पास एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, सॉरी 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, ठीक है, जिन्हें वह बेंजीन नाभिक के साथ अनुनाद में दे देता है। बेंजीन नाभिक के साथ अनुनाद में दे देता है, जिससे उसमें आंशिक द्विबंध का गुण आ जाता है, याद रखिएगा। और उस पर आंशिक धनावेश आ जाता है, जिससे वह हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने लगता है, ध्यान दीजिएगा। और हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश की मात्रा अधिक हो जाती है। हाइड्रोजन की पर आंशिक धनावेश की मात्रा अधिक हो जाती है, हो जाएगा, जिससे फिनॉल में अम्लीय गुण आ जाता है। क्यों अम्लीय गुण आता है जी? क्योंकि आपको मालूम है कि जो अम्ल होते हैं वो H+ आयन देते हैं। तो जैसे ये भैया जल में जाते हैं ना, तुरंत ही कहते हैं ले पकड़, C6CH5O पे माइनस कर लेते हैं और H के ऊपर प्लस कर लेते हैं। तो H+ आयन दिए ना, इसका मतलब ये अम्ल है। क्या है? अम्ल है, ठीक है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए, तो यही चीज़ आपको समझानी है और पूरा विस्तारपूर्वक संरचना बनानी है। पिछली क्लासेस देखिए 2019 वाली, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। मैंने भी कुछ दिन पहले ही उसको कराया 2019 का सेट सॉल्व कराते समय, ठीक है ना। फिर देखिए, इसमें आपका आ रहा है HNO3 से क्रिया। इसकी HNO3 से क्रिया वही होती है। देखिए, फिनॉल की HNO3 से क्रिया 2 प्रकार से होती है। एक जो होती है तनु HNO3 से, और ठंडे में होती है। ठंडे में मतलब वही 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर। तो आपको मालूम है कि फिनॉल जो है आर्थो और पैरादैसिक है। तो एक बार आपका समूह जो है भैया आर्थो पर जुड़ जाता है और दूसरी बार जो आपका समूह है वो जुड़ जाता है भैया पैरा पर, ठीक है ना। ये बात को ध्यान में रखिएगा। अब देखिए ज़रा, एक बार यहाँ पे आपका जुड़ गया NO2 और एक बार यहाँ पे आपका जुड़ गया NO2, यही आपका यौगिक बन गया। परंतु जब आप यही क्रिया सांद्र H2SO4 के साथ करा देते हैं, तो पूरी दिशा दशा ही बदल जाती है, ठीक है। वो भी किसकी उपस्थिति में जी? सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, ठीक है। पूरी दिशा दशा ही बदल गई। देखिए क्या होता है। आप जानते हैं कि जो फिनॉल है वो भैया आर्थो पैरादैसिक है, तो ये भी आर्थो होता है। ये भी जो पास वाले हैं वो आर्थो होते हैं और एकदम पीछे वाला जो होता है पैरा होता है। तो सब जगह एक के साथ NO2 जुड़ जाता है, जिसे आप लोग प्यार से नाम देते हैं पिकरिक अम्ल। क्या नाम देते हैं इसे आप लोग? पिकरिक अम्ल। हो जाता है कि नहीं हो जाता है? देखिए कितना सुंदर और सुंदरतम रिएक्शन है। बताइए जरा आप लोग, कौनो गलती है क्या इस रिएक्शन में? है, बोलिए बोलिए बोलिए, नहीं है ना गलती? दोनों लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि HNO3 से पूछा है। तो तनु से भी लिखिएगा, सांद्र से भी लिखिएगा, दोनों लिखिएगा, याद रख लीजिए। फिर देखिए, जिंक चूर्ण के साथ कराना है। ये तो बहुत है लंटाप जी, कई बार मैं आपको करा चुका हूँ ये। और ये पैटर्न पे भी रहेगा आपका, पैटर्न पे भी रहेगा। OH फिनॉल है आपका, फिनॉल, ध्यान दीजिएगा आप लोग। इसमें आपको जिंक चूर्ण के साथ इसका आसवन करना है, तुरंत ही इसका OH गायब हो जाता है। मैं आपको कल ही बता चुका हूँ इस रिएक्शन को, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका केवल H दिखेगा, बेंजीन बन जाएगा और ZNO हट जाएगा, ठीक है। तो फिनॉल से बेंजीन बनाने का एक अच्छा ऑप्शन है ये।
इस रिएक्शन को आप अपचयन भी कह सकते हैं। फिनॉल से बेंजीन बनाने का एक अच्छा ऑप्शन है, आप इसे अपचयन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अपचयन भी बोल सकते हैं। ये बात को मैं बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला सवाल देख लीजिए सुंदर तरीके से। यहाँ से तो बस धड़ाधड़ रिएक्शन ही झोंके जाना है आपको, बस चलते जाना है और चलते जाना है, बस चलते जाना है। देखते जाइए आप लोग, चलते जाइए। देखिए इस सवाल को हम लोग देखते हैं, बाकी के 2 सवाल बचे हुए को कल की क्लास में किया जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा आप लोग। आइए ज़रा देखिए इन भैया जी को क्या बोल रहे हैं। ये भैया जी कह रहे हैं कि एल्डिहाइड जो है निम्नलिखित के साथ क्रिया करता है। एल्डिहाइड RCHO, जय हो, टालन अभिकर्मक से क्रिया करेगा। टालन अभिकर्मक जौन होता है वो होता है अमोनियामय सिल्वर नाइट्रेट। अमोनियामय सिल्वर नाइट्रेट। देखिएगा शब्दों में गलती हो सकती है, अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट, लेकिन रिएक्शन में इसको भैया को लिखा जाता है Ag2O। क्या लिखा जाता है? Ag2O। तो ये जानते हैं क्या करते हैं? ये कुछ नहीं कहते हैं, कहते हैं हमारा ऑक्सीजन में ले लो, हमारा ऑक्सीजन में ले लो, और अपने अकेला ही हो जाते हैं। और जब इनका ऑक्सीजन में निकल गया तो इनका हो गया अपचयन। क्या हो गया? अपचयन। तो इनका ऑक्सीजन में लिया किसने? CHO ने। तो वो कहा कि मैं COH तब बना लेता हूँ। तो एक प्रकार से समझिए हुआ क्या कि RCHO ने उनका ऑक्सीजन ले लिया, मतलब इनका अपचयन हो गया। किसने किया? RCHO ने किया। मतलब RCHO टालन अभिकर्मक को अपचयित कर देता है। क्या कर देता है? अपचयित कर देता है। और अगर टालन को अपचयित किया तो खुद क्या होगा? बताइए, खुद क्या होगा? ऑक्सीकृत होगा। क्या होगा? ऑक्सीकृत। तो अगर सवाल कहीं आपसे पूछता है कि टालन अभिकर्मक को RCHO अपचयित करता है कि नहीं, तो हाँ तो सही तो है, अपचयित तो करता है ना, खुद ऑक्सीकृत हो रहा है जी, खुद ऑक्सीकृत हो रहा है। तो ये हो गया आपका पहला टालन अभिकर्मक के साथ रिएक्शन। दूसरा देखिए, RCHO का आपका HCN के साथ क्रिया, तो ये मैं आपको पैटर्न में ही पहले समझा चुका हूँ। कैसे? नाभिक स्नेही योग अभिक्रिया के माध्यम से। क्या होता है? इसमें ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश, इस पर आंशिक धनावेश। इसमें जो H है प्लस बनाता है, जो CN है वो माइनस बनाता है। तो माइनस वाला भैया चला जाएगा प्लस वाले के पास, और प्लस वाला चला जाएगा माइनस वाले के पास। तो क्या हो जाएगा? RCO के पास चला गया H, और C के पास चला आया CN। यहाँ पे हो गया H। बाकी कहानी वही है कि अगर आप CN का जल अपघटन करा देंगे तो COH बन जाएगा, परंतु इसे छोड़ देना है आपको, रिएक्शन नहीं करवाना है, रिएक्शन नहीं करवाना है। HCN आपका यही रहेगा, ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा। फिर जो आपका NaHSO3 है, इसका भी योग नाभिक स्नेही योग अभिक्रिया के माध्यम से ही होता है। NaHSO3 का योग नाभिक स्नेही योग अभिक्रिया के माध्यम से ही होता है। कैसे? देखिएगा यहाँ पे खतरनाक खेला है, यहाँ पे आप फंस जाते हैं, यहाँ पे आप फंस जाते हैं। क्या होता है? NaHSO3 आप कहेंगे कि इसमें Na प्लस बना लेगा, HSO3 माइनस बना लेगा, लेकिन मैं कहूँगा ना ना ना, आप बुद्धिमान हैं, मूर्ख नहीं हैं। आप आयन तोड़िए, इसमें H प्लस अलग होता है और SO3 Na पे माइनस अलग होता है, ठीक है ना, याद रख लीजिएगा, ये दोनों अलग होते हैं। तो अब कौन किसके पास जाएगा? H जो है O के पास जाएगा, SO3 Na C के पास जाएगा। बस खेल खत्म। तीर के बाद आप लिख दीजिएगा RCO के पास चला गया कौन? H, और इसके पास चला आया SO3 Na। कई बार आपसे पूछा गया रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, लिख के लीजिए, इस बार पेपर में भी आने वाला है, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। चलिए अब बढ़िए आगे। देखिए RMgX ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, वो भी भैया कहता है मैं भी इन्हीं की तरह जुड़ जाऊँगा, मैं भी इन्हीं की तरह जुड़ जाऊँगा। कैसे? देखिए RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, और जैसे ही आपका भैया RMgX आते हैं, वो कहते हैं कि मैं काहे पीछे रहूं, तो R कहते हैं कि मैं बना लेता हूं भैया माइनस, तो MgX कहते हैं मैं बना लेता हूं प्लस। तो जो माइनस बनाएंगे वो कार्बन के पास जाएंगे, अभी पीछे आपने देख ही लिया है, और ये जो प्लस बनाएंगे ऑक्सीजन के पास जाएंगे। तो भैया जो R हैं और जो C हैं और जो H हैं, इनके पास तो चली जाता है R, और O के पास चला जाता है MgX, ठीक है। परंतु जैसे ही हम इसका जल अपघटन कराते हैं, HOH कराते हैं, क्या कराते हैं? HOH। तो जब भैया MgX हैं, वो कहते हैं चल हम OH के साथे फरार हो जाई। तो जब OH के साथे फरार हो जाते हैं तो ये बनाए लेते हैं अपन MgOH,
ठीक है ना। और प्लस में ये देखिए आपके बचत है आर, ये हर आर, और यहूँ साइड में आर, और यहाँ साइड में आपके ओ के साथ कौन बच जाता है एच। भैया यही तो है एल्कोहल, यही तो है एल्कोहल, ठीक है ना। तो एल्डिहाइडों की ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया द्वारा प्राप्त उत्पाद का जल अपघटन कराने पर एल्कोहल बनता है। क्या बनता है? एल्कोहल बनता है, ठीक है ना। देखिएगा कितना आसान रिएक्शन, सुंदरतम रिएक्शन। फिर आ जाइए फैलिंग विलयन पर। तो भैया फैलिंग विलयन जौन है वो का कहते हैं, फैलिंग विलयन कहते हैं कि देखा भाई साहब हम टालन अभिकर्मक के जैसन क्रिया कैले भाई, तो हम कहे ठीक है। तो जब RCHO है वो कहन आवत तो हम देखी, तो कहन देखा हम तो वही भाई CuO, ठीक है। और हमारा अगर पूरा सूत्र जानना चाहते हैं तो परिभाषा बताइए अपन। देखा का हुआ है CuSO4 के, अर्थात कॉपर सल्फेट के, कॉपर सल्फेट का ध्यान दीजिएगा, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, टार्टरेट के साथ क्षारीय संकर विलयन, क्षारीय संकर विलयन, ठीक है। तो इन्हों क्रिया वही होता भैया। देखो ई जौन है दुई कॉपर लेके आते हैं और अपना एक ऑक्सीजन इनसे कहते हैं कि ले लो, तो ये तो भैया मगन आदमी RCOH ले लेते हैं और इनको छोड़ देते हैं, तो इनके दो कॉपर के पास एक ही ऑक्सीजन बचता है, जब उन्हें बोला जाता है क्यूप्रस ऑक्साइड। क्या बोला जाता है? क्यूप्रस ऑक्साइड। और इसका बन जाता है लाल अवक्षेप, लाल अवक्षेप, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो जब आपका एल्डिहाइड फैलिंग विलयन से क्रिया करता है तो फैलिंग विलयन को क्यूप्रस ऑक्साइड के लाल अवक्षेप में अपचयित कर देता है। क्या कर देता है जी? अपचयित कर देता है। जैसे पीछे टॉलन अभिकर्मक को अपचयित किया था रजत दर्पण में। किसमें? रजत दर्पण। कहाँ जी? यहाँ देखिए ये जो आपका Ag बचा है इसी को रजत दर्पण बोलते हैं, रजत दर्पण, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए तो ये हो गया आपका रिएक्शन। तो आशा करता हूँ कि आपको ये रिएक्शन अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे, और मुझे तो नहीं लगता कि आज कोई रिएक्शन नया था आपके लिए। सारे के सारे पुराने रिएक्शन, पैटर्न पर आधारित रिएक्शन आप झोंकते चले जाएंगे इनको धड़ाधड़। और बाकी बचे आपके जो 2 सवाल हैं कल की क्लास में मैं आपको इनको करा दूंगा, ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देख लीजिए ज़रा आप यहाँ पे, ये आपका होमवर्क है। कार्बोहाइड्रेट को परिभाषित कीजिए। ग्लूकोज में 5 OH समूह, CHO समूह, CO समूह की पुष्टि के लिए एक एक अभिक्रिया लिखिए। मैं आपको सेट नंबर 2019 में इसको सॉल्व करा चुका हूँ। थंबनेल में भी आपको ये देखने को मिल जाएगा, चले जाइए प्लेलिस्ट में, बोर्ड एग्जाम कैप्सूल क्लास 12 में आपको मिल जाएगा, ठीक है। ग्लूकोज और सुक्रोज में आपको अंतर लिखना है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको तैयार करिए। हम लोग एक साथ ही अलग क्लास में इसको पढ़ेंगे। फिर एमिनो अम्ल और प्रोटीन की परिभाषा भी लिखिएगा, प्रोटीन के मुख्य स्रोत और शरीर में उसके कार्य भी लिखिएगा, ठीक है। विकृतीकरण को भी बताइएगा। तो पहली बात एमिनो अम्ल क्या है, प्रोटीन क्या है, परिभाषा लिखेंगे। प्रोटीन के प्रमुख स्रोत क्या हैं इसको लिखेंगे, शरीर में उसके काम क्या हैं, क्या करता है उसको लिखेंगे। फिर प्रोटीन विकृत कैसे होता है इसको आप बताएंगे। तब भैया जाके आपको 5 नंबर मिलेगा। सब में अगर आप 2-2 लाइन की परिभाषा लिख देंगे तो भी आपको 5 नंबर पूरा मिल जाएगा, ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, गुड बाय। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, हंसते रहिए और हंसाते रहिए, साथ में थोड़ा शेयर भी करते रहिए और शेयर करवाते भी रहिए, ठीक है। धन्यवाद।